हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर मेंटोर। तो आज ये पार्ट 2 है पॉलिनोमियल का। इससे पहले हमने डिस्कस करा था पॉलिनोमियल में कुछ बेसिक्स। तो यदि आप बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और अगेन आपके पास जो सब्जेक्ट है 9th-10th के लिए मैथमेटिक्स एंड 6 to 8 के लिए मैथ्स एंड साइंस है, तो ये वीडियो आपके लिए इक्वली हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और बार बार मैं आपको सिर्फ यही चीज़ कहना चाहूँगी कि अगर आप वीडियो को देखते हैं तो वीडियो को देखते टाइम ठीक है आप क्वेश्चंस को देखो, बट मैथ्स जो होती है वो प्रैक्टिस करने की चीज़ है। तो आप साथ साथ में नोट्स भी बनाएं या फिर आपको जैसे कन्वीनियंट लगे वो ऑनलाइन नोट्स आप बना रहे हो या फिर अपनी नोटबुक में लिख रहे हो, वैसे तो नोटबुक में लिखो तो ज़्यादा अच्छा है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि पहले बेसिक्स बताया था, आज मैंने आपको बताया था कि हम क्या करेंगे, आइडेंटिटीज बेस्ड क्वेश्चंस को करेंगे। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी है, जो कि आप कह सकते हो कि कॉम्प्लिकेटेड भी है और सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, वो यही है। ठीक, ये फॉर्मूला है, इससे कुछ ये फॉर्मूलेज डिराइव्ड होते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये क्या है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz किसके इक्वल होता है। अगर हम इसको एक्सपैंड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। और फर्दर अगर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फिर अंदर मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट के अंदर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये रिजल्ट्स है, इसको आप एज इट इज याद रखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं सॉल्व कर दूं तो आप मुझे कमेंट में बताना, या फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम हो सकता है मे बी हमें इसे प्रूफ करके दिखाना हो, तो तभी मैं आगे इसको इस फॉर्म में लाके आपको दिखा दूंगी। लेकिन अगर आप इसे डायरेक्टली इस तरीके से, अगर आप प्रैक्टिस करते करते आपको पता भी लग जाएगा, इस फॉर्म को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब यही देख लीजिए कि ये जो आइडेंटिटी है, इसमें अगर हम x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू अगर 0 पुट कर देते, यहाँ हम क्या पुट कर देंगे, अगर हम यहाँ 0 पुट कर देते हैं तो क्या होगा, दोबारा से मैं इसको लिखती हूँ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स टू व्हाट, एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स है। अब अगर आपने कंडीशन क्या दिया गया हमें कि हमें यहाँ क्या पुट करना है, 0, तो अगर आपने 0 पुट कर दिया तो 0 के साथ किसी भी टर्म्स को, किसी भी नंबर को, किसी भी चीज को हम मल्टीप्लाई करते हैं, रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0। मतलब 0 के साथ यदि आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या आने वाला है, 0। ठीक है, अगर ये 0 आ जाएगा तो हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स टू 0। और यहाँ से हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू 3xyz, यहाँ x आएगा। ठीक है, अब ये रिजल्ट आखिरकार मैंने करवाया क्यों, तो इसे ध्यान से देखेंगे। देखिए, ये तो मैंने आपको बताया कि ये काफी इंपॉर्टेंट है। साथ में क्वेश्चन में ना हो सकता है आपसे डायरेक्टली ये पूछ लिया जाए क्वेश्चन में कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ऐसा लिखा होगा। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, और ऑप्शंस हो सकता है आपके पास ऑप्शन में डायरेक्टली क्या दिया गया हो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू 3xyz, या फिर गिवन हो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू माइनस 3xyz, ऐसे करके ऑप्शंस बने होंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू 3xyz। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसका अगर यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले, नहीं तो आपके पास बुक है तो बुक में इसे टिक कर ले। अब इसके बेसिस पे फर्दर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जहां से आपको काफी क्लियर हो जाएगा। और जैसा बताया था कि आज आइडेंटिटी को ही हम सॉल्व करेंगे। और हाँ, अगर आपको बोर्ड के साथ
कोई कॉम्प्लिकेशंस आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है कि हाँ ये मतलब लाइटनिंग वगैरह की, तो आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, क्योंकि ये प्रॉपर विलेज है और यहाँ पे हर चीज़ सेटअप करना इतना इजी नहीं है। मैं भी फ़िलहाल बिहार के एक छोटे से गांव में हूँ जहाँ मेरे को स्कूल अलॉट हुआ है, तो वहाँ पे इन सारी चीज़ों को बहुत मुश्किल से बोर्ड लग ही पाया है जिससे मैं मतलब इसे कैरी कर पा रही हूँ। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चंस को। यस, ये एक्सरसाइज 2.5 एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 14th में कर रही हूँ, ठीक है। तो इसे हम देखते हैं। 14th क्वेश्चन है क्लास 9th की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से हम ले रहे हैं क्वेश्चन को। यदि आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी जाकर देखें, और इसीलिए मैंने बता दिया कि आखिरकार किस क्लास का है ये। तो क्लास 9 से हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें दिया गया है कि -12 प्लस 7 प्लस 5 क्या गिवन है, -12 प्लस 7 प्लस 5 और क्वेश्चन में हमें लिखा है कि विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, मतलब आपको यहाँ क्यूब निकालने नहीं बैठ जाना है, आपको बिना क्यूब निकाले हुए, बिना ऐसे इसका क्यूब फाइंड किए हुए इसकी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो आपको जैसे आप देख रहे हो कि क्या है ये एक्स क्यूब, ये क्या है वाई क्यूब, और ये क्या है जेड क्यूब। तो अभी अभी आपने क्या फॉर्मूला देखा कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके इक्वल होता है, -3xyz, ये किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल। लेकिन यहाँ -3xyz हमें गिवन नहीं है, तो एक और रिजल्ट हमने देखा था कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू 3xyz। और ये कंडीशन कब आता है, जब हमारा x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या हो, 0 के इक्वल। तो चेक करते हैं क्या x प्लस वाई प्लस जेड 0 आ रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये x का क्यूब है, मतलब अगर यहाँ मैं देखूं तो x की वैल्यू क्या आ रही है -12, y की वैल्यू क्या आ रही है 7 और z की वैल्यू क्या आ रही है 5। अगर इन तीनों को प्लस करें, x प्लस वाई प्लस जेड, इन तीनों को प्लस करें तो क्या आ जाएगा 12 -12 प्लस 7 प्लस 5, -12 प्लस 12 क्या आ जाएगा +12 में से -12 को जब माइनस करोगे, सेम नंबर को जब हम जोड़ते या घटाते हैं तो आंसर क्या आता है 0। तो आपने क्या देखा कि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या आ गई 0। तो जैसे ही x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 आई, मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, या फिर एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू किसके बराबर होगा 3xyz के। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये वैल्यू जब 0 आई तो इसका आंसर क्या आने वाला है 3xyz के इक्वल। यहाँ से ध्यान से देखना है, x की वैल्यू हमने क्या निकाली है -12, तो यहाँ -12 पुट कर देंगे। y की वैल्यू क्या है 7, तो यहाँ हम पुट करने वाले हैं 7, और z क्या है 5, तो यहाँ हम पुट करने वाले 5। इन तीनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 इंटू 3 इज -36 और 7 इंटू 5 इज व्हाट 35। इन दोनों को जस्ट आपको मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर होगा वही इसका आंसर है। क्लियर है? अभी मैं मल्टीप्लाई कर ही देती हूँ। 36 इंटू 35 1260 और माइनस का साइन है तो इसके साथ क्या आ जाएगा -1260, इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ आपने क्या देखा कि यहाँ आप क्यूब निकालने से बच जाओगे। अब ये हो सकता है कि जो आपका जनरल पेपर आता है, जहाँ आप मतलब चाहे आप मैथ्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या किसी भी सब्जेक्ट के लिए, जनरल पेपर में भी ऐसा पूछा जा सकता है कि आपसे 3 नंबर्स दिए गए हैं, उसका क्यूब निकालना है और इस फॉर्मेट में है, तो डायरेक्टली आप पहले क्या चेक कर लोगे कि क्या इन तीनों नंबर को इसको प्लस करके 0 आ रहा है। अगर 0 आ रहा है तो सीधा फॉर्मूला पुट करना है, क्या 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। ठीक है, तीनों को मल्टीप्लाई करके 3 से मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा वही इसका सही आंसर है। तो इसलिए हम इसे यूज कर रहे हैं। अब एक और क्वेश्चन में लिखती हूँ जिससे आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा, मतलब आप खुद ही अब कर पाओगे, इतना करने की जरूरत भी नहीं होगी आपको।
डायरेक्टली आप क्वेश्चन को देख के ही कर पाएंगे। यहाँ तो हमने बस देखा कि आखिर हमें सॉल्व किस तरीके से करना है। और यदि आप क्लास 9th के स्टूडेंट हो, अगर आप वीडियो देख रहे हो और क्लास 9th के स्टूडेंट है, तब तो आपको प्रॉपरली सॉल्व करना होगा। होप सो क्लियर भी हो रहा होगा। नेक्स्ट इज 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस 13 का क्यूब। शायद ये विजिबल नहीं होगा, इसको दिखाती हूँ मैं आपको। यस, क्या है 28 का क्यूब -15 का क्यूब और ये है -13 का क्यूब। तो जैसे आपने देखा a क्यूब b क्यूब प्लस c क्यूब का फॉर्मेट है, तो सबसे पहले दिमाग में आएगा कि इन तीनों को करते हैं प्लस। 28 -15 और -13, 28 -28 क्या आ गया आंसर 0। अब इतना कैलकुलेट करने की जरूरत तो है नहीं, आप डायरेक्टली यहाँ से देख सकते हो कि ये 28 आ जाएगा। इन दोनों को भी प्लस करोगे तो ये -28 आ जाएगा। 28 -28 इज 0। जैसे ही 0 आंसर आया, हमें क्या करना है 3xyz मीन्स करना क्या है हमें 3 × 28 × -15 × -13। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेना, जो भी आंसर आएगा वो इसका फाइनल आंसर है। क्लियर है? तो यहाँ हमने देखा इस वाले फॉर्मूले का यूज। ठीक है, ये तो एक छोटा सा एग्जांपल था, लेकिन इसका ये वाला जो फॉर्मेट है, इससे बहुत हो सकता है डायरेक्ट ये फॉर्मूला दिया गया हो, ये आइडेंटिटी आपको दी गई हो और ऑप्शन में आपको मतलब बहुत सारे ऑप्शंस, जैसे कि आपको पता है कि बीपीएससी में 5 ऑप्शंस होते हैं, तो मे बी ऑप्शन में ये भी दिया गया हो और ये भी दिया गया हो। तो कभी कभी क्या होता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ देखना है इसका आंसर फिर क्या हो जाएगा, मोर देन अबव। अगर सिर्फ एक आंसर होगा, ये दिया गया हो, तब तो वही सही है, लेकिन हो सकता है इन दोनों फॉर्म में रिड्यूस करके आपको दिया गया हो। तो इस वाले आइडेंटिटी के 2 रिजल्ट्स ये हो सकते हैं, ये आपको बिल्कुल याद रखना है, ध्यान में रखना है। क्वेश्चन सॉल्व करते करते काफी प्रैक्टिस हो जाएगी। नाउ अब हम कुछ और आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चंस को देखते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 5 को हम देखेंगे। बुक है तो बुक ओपन कर लो, अदरवाइज पीडीएफ में आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब तो हर चीज ऑनलाइन अवेलेबल है। 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy प्लस माइनस 24yz माइनस 16xz। और ऊपर क्वेश्चन में हमें लिखा गया है फैक्टराइज। अगर हिंदी वाले लर्नर्स है, एस्पिरेंट्स है, फैक्टराइज करना है इसे, तो फैक्टराइज को हम गुणनखंड बोलते हैं, गुणनखंडन, है ना। तो यहाँ से देखेंगे करना क्या है, हमें इसे फैक्टराइज करना है। तो क्वेश्चन में बेसिकली होता क्या है कि जब आपको कोई चीज एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया गया होगा, विस्तारित रूप में दिया गया होगा, तो हमें इसे शॉर्ट फॉर्म में आंसर लाना होता है ऑलवेज। और अगर शॉर्ट फॉर्म में दिया गया हो तो उसे हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में आंसर करना होता है। तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, लेकिन किसका है, जब आपको आइडेंटिटी लर्न होगी तभी आप कर पाओगे। तो ये जो है आप देख सकते हो, ये क्या है, स्क्वायर है, x² y² z²। तो x² y² z² किसकी आइडेंटिटी है वो आपको देखनी है। तो ये देखो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx के इक्वल होता है। क्लियर है? अब यहाँ से अगर कंपेयर करो तो आपको ये वाला फॉर्म दिया गया है। मैं ऊपर जो बोल रही थी शायद वो अब क्लियर हो गया हो आपको कि मैं क्या कह रही थी, कि ये वाला साइड राइट हैंड साइड आपको गिवन है, मतलब आंसर किसमें फाइंड आउट करना होगा, लेफ्ट हैंड साइड में। ये गिवन है, इसको और इसको अगर आप मैच करेंगे तो ये आपको गिवन है, आंसर इसमें निकालना है। तो अब इसमें निकालने के लिए करना क्या है, हमें x पता करना है, y पता करना है और z पता करना है। तो यहाँ से देखो ये जो है 4, ये किसका स्क्वायर है,
2 का, तो हम 2 लिख सकते हैं, और एक्स स्क्वायर ये किसका स्क्वायर है, एक्स का। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ गई किसकी, एक्स की, क्या आई, 2x। वैसे ही अगर आप इसको देखेंगे तो ये किसका स्क्वायर है, 9, तो 3 का, और y स्क्वायर y का, तो यहाँ से 3y मिल गया, तो हम यहाँ पुट कर देते हैं 3y। और फिर 16 किसका स्क्वायर है, तो 4 का, और z स्क्वायर z का, तो यहाँ से हम पुट कर देंगे 4z और हम लगा देंगे होल स्क्वायर। तो आप बोलोगे क्या यही आंसर है, नहीं। इसके बाद हमें यहाँ चेक करना है कि ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें साइन क्या सारे के सारे प्लस में है। तो ध्यान से देखो कि हमारा जो सेकंड टर्म ये वाला जो है yz वाला टर्म और ये वाला टर्म ये दोनों नेगेटिव में है, ठीक है, ये दोनों नेगेटिव में है। और साथ में देखना है कि इन दोनों में कॉमन क्या है, तो z जो है इसमें भी है और z इसमें भी है, मतलब z वाले के साथ क्या आ रहा होगा, नेगेटिव, तभी ये दोनों के आगे क्या है, माइनस साइन लगा है। तो कुछ नहीं करना है, बस z वाले टर्म के आगे लगा देना है माइनस। तो ये है आपका सही आंसर। इस वाली वैल्यू का शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, ये। अब क्या आ सकता है, आपको क्वेश्चन में ये दिया गया होगा और फैक्टराइज लिखा होगा, है ना, और ऑप्शन में ऐसे दिया गया होगा। सेकंड ऑप्शन क्या दिया गया होगा, 2x प्लस 3y प्लस 4z का होल स्क्वायर, या फिर थर्ड ऑप्शन में आपको दिया गया होगा 2x प्लस 3y प्लस 4z इंटू 2x प्लस 3y प्लस 4z, और फोर्थ ऑप्शन अगर आपको दिया गया होगा 2x प्लस 3y प्लस माइनस 4z, और इधर 2x प्लस 3y प्लस 4z। क्योंकि वो ऑप्शंस जो देते हैं वो वेरी क्लोज देते हैं और कंफ्यूजिंग देते हैं, है ना, इतना इजी होता नहीं है कि ऑप्शंस को पता करना। तो यहाँ ध्यान से देखो, आपने क्या देखा कि सबसे पहले यहाँ से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। डायरेक्टली अगर एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाली तो ये क्या हो गया, 2x प्लस 3y प्लस 4z, और आपने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि आखिर इसमें माइनस साइन भी कहीं लग रहा है, तब तो आप डायरेक्टली इसका ये वाला ऑप्शन टिक करके आ जाओगे, ठीक है। लेकिन इसी ऑप्शन को, स्क्वायर का मतलब क्या है कि सेम नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना, तो ये भी तो सही हो सकता है आपके अकॉर्डिंग। लेकिन हमने क्या आगे देखा कि यहाँ जो साइन लगा हुआ है ये माइनस का लगा हुआ है, इसलिए इसका थर्ड जो इसका जेड वाला जो टर्म है वो क्या होगा, नेगेटिव में होगा। इसके अकॉर्डिंग ये टर्म जो है ये बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है या ए लिखा होगा ये इसका करेक्ट आंसर है। तो आइडेंटिटी अगर आपको लर्न होगी और अगर आप सही तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं तो आप सही आंसर तक पहुंच पाओगे। और यहाँ मैं कोशिश कर रही हूँ कि सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को कराऊँ, पूरी एक्सरसाइज तो करवा नहीं रही हूँ आपको, सिर्फ उन्हीं पोर्शंस को करवाऊँ जो कि आपके कॉन्सेप्ट को और भी ज़्यादा क्लियर कर दे, क्योंकि रेस्ट ऑफ द पार्ट्स जो है वो खुद आप प्रैक्टिस में कर ही रहे होंगे। वो तो अभी आपको कोई 1 से 2 महीने में सारे क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं बता सकता है, वो खुद आपको करना होगा। हाँ, लेकिन जिससे कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा, जिससे आप चैप्टर खुद से कर सकते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आपने ये देख लिया। इसके नीचे जो सेकंड पार्ट है उसमें रूट लगा हुआ है, एक बार मैं उसको भी देखती हूँ। अब पूरा सॉल्व नहीं करूँगी, आई होप आपको पता लग जाएगा। 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन देखते ही पता क्या लग गया, स्क्वायर 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 मतलब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो जैसे ही a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आता है, अभी अभी आइडेंटिटी क्या देखा हमने कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या थी, एक्स वाई जेड ले लो, ए बी सी ले लो। वैसे मैं दोबारा एक्स वाई जेड ही ले देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये किसके इक्वल होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx के इक्वल होता है, क्लियर है। अब ये वाला और ये वाला राइट हैंड और ये वाला साइड सेम है, मतलब फाइंड आउट करना है ये वैल्यू, x पता करना है। अब ये 2 जो है ये किसका स्क्वायर है, √2 का। √2 को ही अगर हम √2 से √2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 2। तो ये √2 का स्क्वायर है, तो √2 और x
एक्स स्क्वायर मतलब यहाँ से हमें इसकी वैल्यू क्या मिल गई, √2x। ठीक है, यहाँ लिख सकते हो √2x। y के साथ जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है 1, तो हम क्या लिख सकते हैं 1y। और z के साथ जो कांस्टेंट टर्म है 8 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं 4 × 2 में, तो 4 जो है वो किसका स्क्वायर है 2 का, तो यहाँ लिख सकते हैं 2। और ये जो √2 जो है ये किसका स्क्वायर है √2 का, तो ये क्या आ जाएगा 2√2 और ये z का होल स्क्वायर। यहाँ तक तो हो गया। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे ही आपको ये वाला पार्ट हो जाएगा इसके बाद यहाँ से टैली कीजिएगा कि माइनस है या नहीं है, तो माइनस है, कहाँ है, इस वाले टर्म में भी है और इस वाले टर्म में भी है। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इस बार जो कॉमन है दोनों में वो x है, मतलब x के साथ आ रहा होगा नेगेटिव साइन। ये आ गया आपका आंसर। इसको अगर आप और एक्सपेंड करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं -2x प्लस 1y भी लिखा होगा, कहीं y भी लिखा होगा क्योंकि 1 को हम जनरली नहीं लिखते हैं। ठीक है, 2z इंटू -2x प्लस 1y प्लस 2√2z, ये भी आंसर हो सकता है। तो यहाँ आपने देखा आइडेंटिटी की मदद से हम कैसे क्वेश्चंस को करते हैं। अब एक लास्ट आइडेंटिटी है जिसे कि हम अभी सॉल्व करेंगे और इसके साथ क्लास 9th वाला पोर्शन जो है आपका ऑलमोस्ट डन हो जाएगा। और फिर हम 10th के बिल्कुल स्टार्टिंग का मैं आपको बताऊंगी पॉलिनोमियल का, और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसे फटाफट कवर करते हैं। और हाँ, जब आप मैथ सॉल्व करने को बैठे हो तो थोड़े पेशेंस के साथ आपको वीडियो देखनी पड़ेगी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। एक आइडेंटिटी आपके पास जो नेक्स्ट है दैट इज, ये सारे आइडेंटिटीज थी x³ प्लस y³ इक्वल्स टू x प्लस y x² माइनस xy प्लस y²। दूसरा होता है x³ माइनस y³ इक्वल्स टू x माइनस y x² प्लस xy प्लस y²। ठीक है, अब देखो प्लस वाले में क्या हो रहा है, यहाँ जो xy वाला जो टर्म है ये नेगेटिव आ रहा है, और माइनस वाले में क्या हो रहा है कि xy वाला जो टर्म है वो पॉजिटिव आ रहा है। बस इन दोनों फॉर्मूले में यही डिफरेंस है। ठीक है, बस इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब हम इससे रिलेटेड डायरेक्टली आते हैं किस पे, क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चन में हमें दिया गया फैक्टराइज गुणनखंडन करना है किसका 27y³ प्लस 125z³ का। ठीक है, अब हिंदी वाले टर्म्स भी मैं नेक्स्ट वीडियो से, जैसे आपको यहाँ बताया कि फैक्टराइज को क्या कहते हैं, गुणनखंडन, है ना, या गुणनखंड करना, गुणनखंडन ही होगा, गुणनखंडन करना। इसके साथ साथ मैं जितने टर्म्स लिख सकती हूँ ट्राई करूँगी। अभी हिंदी वाली बुक है नहीं मेरे पास, और मैं थोड़ा अभी हिंदी जो है इसका जो हिंदी में होता है वो कुछ टर्म्स जो है मैथ्स के वो भूल चुकी हूँ, क्योंकि जब प्रैक्टिस में थी इससे पहले वाले स्कूल में दिल्ली में तब तक तो सही था, अब मैं थोड़े टर्म्स जो है वो भूलती जा रही हूँ। तो ये देखिए हमें करना क्या है, इसको फैक्टराइज करना है। तो आप देखेंगे अगर ध्यान से तो हमें कौन सा पार्ट दिया गया है, LHS वाला पोर्शन दिया गया है, मतलब हमें इसमें इसे एक्सपैंड करके लिखना है। अब ये देखो इसके बीच में क्या है, प्लस साइन है, मतलब फॉर्मूला कौन सा यूज होने वाला है, ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो चलिए हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं और इसको करते हैं फैक्टराइज। तो यहाँ से क्या निकालना है, पहले x प्लस वाई। तो ये जो 27 है ये किसका क्यूब है, तो 3 का, और y³ है, मतलब यहाँ से हमें क्या मिलने वाला है y। 125 किसका क्यूब है, 5 का, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 5, और z³ है तो ये z का क्यूब है। आगे आपके पास ये किसकी वैल्यू आई, x प्लस वाई की। यहाँ इस फॉर्मूले को अगर मैं लिखूँ x प्लस वाई x² माइनस xy प्लस y², तो यहाँ से देखिए ध्यान से x की वैल्यू आपको क्या मिल गई
3y। इससे कंफ्यूज मत होना, ए बी में लिखना है तो ए बी लिख लेना। ये बेसिकली यहाँ y है, इस तो ये आपने x की जगह क्यों लिख दिया ये मत समझना, इसको मैं ए बी ही कर देती हूँ इस वाले फॉर्मूले में ताकि आपको ज़्यादा समझ आएगा। a प्लस बी, हम इसको a प्लस बी में भी लिख सकते हैं ना, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। लो क्लियर है। अब यहाँ से देखो a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, a इक्वल्स टू हमारे पास आ गया था 3y और b की वैल्यू क्या आ गई थी, ये किसका स्क्वायर है 125, किसका क्यूब है 5 का, तो 5z। यहाँ पुट करते हैं हम, a की जगह 3y प्लस की जगह प्लस और इसकी जगह 5z, फिर अगेन a का स्क्वायर मतलब 3y का स्क्वायर, तो 3y का स्क्वायर क्या आ जाएगा 3y का स्क्वायर माइनस ए बी की जगह a क्या है आपका 3y और b क्या आपने लिया है 5z, तो 5z ठीक है। और आगे b का स्क्वायर, तो ये देखिए b का स्क्वायर मतलब b क्या है 5z का स्क्वायर। इसको 2 नहीं समझना है। अब ये देखो इसको हमने एक्सपेंड कर दिया, इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो 3y प्लस 5z, इसको फर्दर सॉल्व करोगे इस वाले पार्ट को तो ये क्या आ जाएगा 9y स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या 9, y का स्क्वायर इज y स्क्वायर, 3 into 5 is 15 yz और ये क्या आ जाएगा 25z स्क्वायर। ये आपका है फाइनल आंसर, दिस वन इज योर फाइनल आंसर। ये होगा आपको ऑप्शन में दिया गया, क्योंकि अगर आप इसको फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही आंसर आपको मिलने वाला है, तो ये तो होगा नहीं, ये है आपका आंसर। तो यहाँ आपने देखा कि हमने आज कुछ आइडेंटिटीज करे और ये सारे के सारे आइडेंटिटीज काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी 6th-7th क्लास में जो आप कर चुके हो एक बार उसको भी फटाफट बस आइडेंटिटी को रिकॉल कर देती हूँ। a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको भी ध्यान में रखना है, हो सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ दिया जाए, जैसे मान लो 2x प्लस 3y का स्क्वायर और आपसे ऑप्शंस में कुछ ऑप्शंस दिए गए हो वहां से पूछा जाएगा, तो 2 ये क्या हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 into 2x into 3y, और यहाँ से अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करते तो क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 2 into 2 4 4 3 12 12xy, ये आने वाला है। वैसे ही a माइनस बी वाले में क्या हो जाता है, इसका क्वेश्चन नहीं सॉल्व करूंगी, बस एक बार फॉर्मूला रिवाइज कर लीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab वाला, ये 2ab वाले टर्म के साथ माइनस आ जाता है और प्लस वाले में प्लस रहता है। तो यहाँ तक आपने देख लिया कि ये थे कुछ बेसिक फॉर्मूले। अब ऐसा मत समझना कि 6th to 8th वाले में इस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर टीआरई 2.0 वाला क्वेश्चन पेपर आप सभी में से काफ़ी लोगों ने दिया भी होगा तो उनको ऑलरेडी पता है कि अगर आप वहाँ देखोगे तो 6th to 8th का पेपर जो था वो 9th and 10th के कंपैरिजन में ज़्यादा टफ पेपर था, जहाँ की ग्रेजुएशन से भी रिलेटेड क्वेश्चन थे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोबेबिलिटी और 1-2 टॉपिक थे जो ग्रेजुएशन के भी थे, और बाकी 11th-12th का पोर्शन था, 9th-10th का भी पोर्शन था, है ना। तो आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि 6 to 8 में इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल का था 6 to 8 में, 9th and 10th का ही लेवल ऐसा था कि 9th और 10th से ही सिर्फ क्वेश्चंस पूछे गए थे एक आध को छोड़कर। तो आइए अब हम नेक्स्ट देखते हैं, क्लास 10th का पोर्शन स्टार्ट करते हैं। तो 2 मिनट वेट कर लें आप लोग, टिल देन अपना जो भी आपने स्क्रीनशॉट वगैरह लिया है उसे देखिए और 2 मिनट का ब्रेक, तब तक मैं क्लास 10th की बुक निकालती हूँ। यस ओके, तो पॉलिनोमियल में बेसिकली जो क्लास 10th में है वो ग्राफ के थ्रू नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करना है और फॉर्मूला है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो ये क्लास 10th एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज 2.1 को हम स्टार्ट करते हैं, जहां हमसे ग्राफ गिवन होता है हमारे पास और हमें नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करने होते हैं। जैसे कि आपको कोई भी एक ग्राफ दिया गया हो, ग्राफ आप सभी ने पढ़ा होगा और उससे अवेयर होंगे कि ये वाला जो एक्सिस होता है ये आपका एक्स एक्सिस होता है और ये जो होता है ये वाई एक्सिस होता है, ठीक है।
ये पॉजिटिव वाला पार्ट है, ये लेफ्ट हैंड साइड जो है वो नेगेटिव वाला पोर्शन है। यहाँ जो होता है वो आपका ओरिजिन होता है, जीरो होता है, जहाँ से हम किसी डायरेक्शन में जाना स्टार्ट करते हैं। ये वाई एक्सिस है और ये y का पॉजिटिव साइड है और ये y का नेगेटिव साइड है और इसको हम y डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ग्राफ कुछ इस तरीके से बने हुए हैं और अगर क्लास 10th वाले बच्चे देख रहे हैं तो वो तो बहुत ध्यान से देखें इस वीडियो को, आपके लिए तो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आपके पेपर में जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होता है उसमें ये क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। आपसे पूछ लिया जाता है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस in the given graph represent। चलिए एक ये है बना हुआ, दो तीन ही बस मैं बताऊंगी। ये स्टार्टिंग के 3 पार्ट्स हैं, मेंशन कर देती हूँ मैं। एक्सरसाइज 2.1 क्लास 10, ठीक है। अब आपको क्या बताना है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। जीरोस मैंने कल बताया था, हिंदी में क्या कहते हैं उसको, शून्यक, ठीक है। अब इस ग्राफ के थ्रू पता करना है, वहां क्या था, इक्वेशन के थ्रू पता करना था। पॉलिनोमियल में x+5 था, इसका जीरोस कैसे फाइंड आउट करते थे, जीरो के इक्वल पुट कर देते थे। जो भी इक्वेशन दिया गया होता था उसमें उसे जीरो के इक्वल्स पुट करते थे, वहां से जो वैल्यू आती थी वो हमारा जीरोस होता था। लेकिन यहाँ कोई इक्वेशन गिवन नहीं होगा, यहाँ आपको किसके थ्रू पता करना है, ग्राफ के थ्रू। तो जब भी हम ग्राफ के थ्रू पता करेंगे तो एक आप नोट डाउन करेंगे कि एक्चुअली हम करते क्या है यहाँ पे। तो ग्राफ पे जहां जहां आपका ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को टच करेगा उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, ठीक है। पॉइंट्स जो एक्स एक्सिस पे जो टच करेगा वो आपको नंबर ऑफ जीरोस को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये वाला आप देख सकते हो, ये तो एक्सिस बने हुए हैं और एक्सिस के ऊपर ये जो लाइन बनी हुई है आपकी, ये क्या एक्स एक्सिस को टच कर रही है, नहीं। कहाँ से पास हो रही है, ये वाई एक्सिस से पास हो रही है, इसलिए नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो। नंबर ऑफ जीरोस इक्वल्स टू जीरो, मतलब कोई जीरोस नहीं बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट ग्राफ में आप खुद से देखें और मुझे बताएं, मतलब कमेंट में ऑब्वियसली आप बताना, अभी मैं लाइव तो हूँ नहीं कि आप मुझे बताओगे। नेक्स्ट पे अगर आप देखोगे तो ये तो वाई एक्सिस को टच कर रहा है, तो ये तो होगा नहीं। ये टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, एक्स एक्सिस को कितने जगह टच कर रहा है, सिर्फ एक सिंगल पॉइंट पे। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ जीरोस होगा वो क्या होगा, 1। ग्राफ वाले क्वेश्चन भी बीपीएससी में आते हैं, देख लेना आप खुद से ही। थर्ड, आप अगर आप इसमें देखोगे तो एक्स एक्सिस को यहाँ भी टच कर रहा है, यहाँ भी टच कर रहा है और यहाँ भी टच कर रहा है। तो यहाँ 3 पॉइंट पे टच कर रहा है, 1, 2 एंड 3। यहाँ सिर्फ एक सिंगल पॉइंट पे कर रहा था और वहां कर ही नहीं रहा था। यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, 3। नंबर ऑफ जीरोस इक्वल्स टू 3। वैसे जो बच्चे 10th के लिए अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए मैं बता देती हूँ कि इसके नेक्स्ट वाला पार्ट जो 4th पार्ट है उसमें नंबर ऑफ जीरोस जो है वो 2 हो जाएंगे। उसके बाद वाले में अगर देखोगे तो एक्स एक्सिस को ये टच कर रहा है 1, 2, 3 एंड 4 पॉइंट्स पे। तो 5th पार्ट का आंसर जो हो जाएगा वो आपका 4th का आंसर हो जाएगा 2, 5th का आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 एंड 4 और इसके बाद वाले पार्ट का आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3। 6th पार्ट का आंसर हो जाएगा 3। और यदि आपके पास आप भी अगर बीपीएससी वाले भी अगर बुक के साथ साथ सॉल्व कर रहे हैं तो आप भी देख सकते हो। तो ये रहा, यहाँ आपने क्या देखा कि ग्राफ के थ्रू हम कैसे नंबर ऑफ जीरोस को देखते हैं। तो आपका जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट हो रहा है वही नंबर ऑफ जीरोस को बताएगा। तो ये एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट हो ही नहीं रहा है, एक्स एक्सिस को काट ही नहीं रहा है, ये एक्स एक्सिस को सिर्फ एक बिंदु पे काट रहा है, इसलिए इसके एक जीरोस एक शून्य होंगे। यहाँ जो है ये एक्स एक्सिस को कितने जगह काट रहा है, 3 जगह काट रहा है, इसलिए इसके शून्य कितने होंगे,
3 शून्य होंगे। होप सो क्लियर होगा। और एक लास्ट बस टॉपिक है, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी ने क्लास 10th का एग्जाम दे रखा है, आपको भी पता होगा कि उस टाइम पे भी ये इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते थे। तो आइए देखते हैं क्लास टॉपिक, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर हो जाएगा एंड। और अब आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस खुद से ही कर सकते हैं, सेट लगाए जहाँ से भी आप करते हो, और देखें कि आप कहाँ तक पहुँच चुके हो। ठीक है, इसके अलावा भी अगर आप कोई डाउट्स होगा तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मतलब आप मेरे को कमेंट करोगे तो मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो बना दूंगी उस पर भी। यस, सो द एक्सरसाइज 2.2 क्लास 10th यहाँ एक्चुअली में टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं हम, दैट इज फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अभी तक जो हमें दिया गया था वो सिर्फ हम पॉलिनोमियल से जीरोस फाइंड आउट करते थे, अब हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल गिवन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी पावर जो होती है वो 2 होती है, डिग्री 2 पावर 2 है ना। अब आप यहाँ पे देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका हमें जीरोस फाइंड आउट करना है। तो इसके दो तरीके से आप कर सकते हो इसके जीरोस फाइंड। अब आपको बेसिकली करना क्या है, यहाँ पे फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करना सभी को आता होगा। फैक्टराइज करने में ये देखो, ये ए है, ये बी है और ये सी है। फैक्टराइज करते टाइम हम देखते हैं कि ए वाला जो हमारा टर्म है उसके साथ कौन सा कांस्टेंट टर्म है, तो ए के साथ जो कांस्टेंट टर्म है वो है आपका 1। बी जो है ये इसको रिप्रेजेंट करता है, तो बी क्या है -2। एक्स के साथ जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है -2, और ये सी की वैल्यू क्या है -8। तो आपने यहाँ क्या देखा, ए क्या है 1 के बराबर, बी क्या है -2 के बराबर, और सी क्या है -8 के बराबर। अब हमें करना क्या होता है, a इंटू सी, इन दोनों को करना है मल्टीप्लाई, मतलब 1 इंटू 8। साइन को भूल जाइए कुछ देर के लिए और इसको कर दीजिए, इसका करिए गुणनखंडन 8 का। तो क्या आएगा, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ के घटा के बीच वाला टर्म लाना है। मिडल टर्म स्प्लिटिंग भी हम इसको बोलते हैं, जैसे भी आप लाओ। तो अगर आप इसको देखेंगे तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, 4 में से अगर हम 2 को माइनस करें, 2 इंटू 2 इज 4, 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो पहले क्या आया, एक्स स्क्वायर। करना क्या है कि आपको 4 में से 2 को माइनस करना है। तो इतना ध्यान में रखना है कि बीच वाला टर्म अब किस में स्प्लिट हो रहा है, 4 में और 2 में, और लास्ट वाले टर्म को ऐसे ही लिखना है। लेकिन आंसर आना चाहिए नेगेटिव में, मतलब बड़े वाले नंबर को माइनस में लेना होगा और छोटे वाले नंबर को प्लस में लेना होगा। तो यहाँ लगा देते हैं 4x और यहाँ +2 का x। अब आप बनाओगे फैक्टर। फैक्टर कैसे बनाते हैं, 2 2 में ब्रेक करके। ये 2 एक पेयर बन गया, ये पेयर बन गया। अब इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है, तो x है कॉमन। यहाँ से जब हमने एक x ले लिया तो ये रह गया x -4। यहाँ क्या है कॉमन, तो 2 को अगर आपने ले लिया तो यहाँ क्या आ गया, x -4। अब ये वाला और ये वाला सेम आ गया, मतलब आप जो फैक्टराइज कर रहे हो वो सही है। तो यहाँ से एक फैक्टर आपका बन गया इन दोनों से, दैट इज x + 2, और दूसरा फैक्टर क्या बन गया, x -4 = 0। अब आप x + 2 को जब 0 के इक्वल्स पुट करेंगे तो क्या मिलने वाला है, x = -2, और दूसरा x -4 को जब आप 0 के इक्वल पुट करेंगे तो ये क्या आने वाला है, 4। तो ये -2 और -4 ये जो है आपका जीरोस है ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जब जीरोस फाइंड आउट करना होगा तब तो आपको ऐसे ही फाइंड आउट करना है, लेकिन जब रिलेशनशिप के बेसिस पे हमें करना है तो वो भी मैं बताती हूँ। अब इसका एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका 5th पार्ट है, इसको देखिएगा। t² - 15, अगेन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक क्यों है, क्योंकि इसकी पावर जो है वो 2 है। अब हमें इसे फिर से इसके भी फैक्टर्स निकालने हैं। तो आपने एक फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा, ये भी 9th में ही है, a², 8th में भी है वैसे तो, a² - b² जो होता है वो किसके इक्वल होता है, a + b और a - b। आइडेंटिटी है ये,
इसको बस यूज कर देना है। तो ये देखिए इसको हम लिख सकते हैं t का स्क्वायर और 15 किसका स्क्वायर होगा, 15 जो है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं √15 इंटू √15। तो ये किसका स्क्वायर हो गया, √15 का स्क्वायर हो गया, √15 का स्क्वायर। आई होप कि मैथ्स अगर हिंदी में नहीं भी पढ़ा रही हूँ तो भी आपको, मतलब बोल तो मैं हिंदी में ही रही हूँ, लिख जो रही हूँ उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, क्योंकि मैथ्स में ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, अब ये वाला फॉर्म आ गया, मतलब इसमें आपको लिखना है। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई t और b की वैल्यू क्या आ गई 15 √15 और a माइनस b करना है, मतलब t माइनस √15। अब दो फैक्टर्स ऑलरेडी निकल गए, इन दोनों को 0 के इक्वल पुट कर दो, यहाँ से आपको नंबर जीरोस मिल जाएगा। 0 के इक्वल पुट करोगे, जब हम t प्लस √15 को 0 के इक्वल पुट करेंगे, यहाँ से t की वैल्यू क्या आ जाएगी -15 माइनस √15। और जब हम इस वाले को करेंगे t माइनस √15 को, तो ये क्या आ जाएगा t इक्वल्स टू √15। अगर आपका टाइम वेस्ट हो रहा है और आपको लग रहा है कि आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हो इस वाले पार्ट को, तो थोड़ा थोड़ा स्किप कर लेना ताकि अपना भी टाइम आप सेव करो। लेकिन हाँ, हर जगह आपको कुछ कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। तो ये आपने क्या देखा कि t इक्वल्स टू माइनस √15 और t इक्वल्स टू √15 क्या है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है। अब आते हैं रिलेशनशिप पे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे मैं हर एक टॉपिक को काफ़ी इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, ये नहीं कि मैं अपना वीडियो प्रमोट कर रही हूँ, इसलिए क्योंकि ये आपके लिए सच में यूज़फुल है। तो देखिए यहाँ जो हमें रिलेशन देखना है, फर्स्ट है आपको सम ऑफ जीरोस का। अभी मैं क्वाड्रेटिक की बात कर रही हूँ, सम ऑफ जीरोस। तो क्वाड्रेटिक में दो हमारे पास क्या आते हैं, जीरोस आते हैं। जितनी पावर होगी पॉलिनोमियल की उतने नंबर ऑफ जीरोस आएंगे। तो अभी तो हम क्वाड्रेटिक का कर रहे हैं जिसकी पावर 2 है, तो यहाँ 2 जीरोस आपके पास आ रहे हैं। इस वाले में भी आया और इससे पहले वाले भी क्वेश्चंस में आया था। तो अब देखिए इसके लिए जो हमारा सम ऑफ जीरोस होता है वो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। मतलब पहले जीरो को आप अल्फा कंसीडर करते हो, दूसरे को बीटा कंसीडर करते हो, और ये होता है किसके इक्वल, -b/a के इक्वल। और दूसरा आपका जो होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। सम मतलब प्लस, दोनों जीरो को प्लस करोगे तो ये इसके बराबर, प्रोडक्ट मीन्स दोनों को मल्टीप्लाई, तो ये होता है c/a के इक्वल। अब ये तो हो गया कि आपको याद रखने वाली चीज, लेकिन अब जो एक्चुअली में है क्या और कैसे इसको मतलब इसकी मदद से हम क्वेश्चंस करेंगे, वो मैं आपको बताती हूँ। क्वेश्चन बुक से ही लेते हैं। अब जैसे इससे पहले वाले मैंने क्वेश्चन किया था ना, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको बताया था, उसी को हम उठा लेते हैं। x² - 2x - 8। अब यहाँ आपने क्या देखा था कि आपके पास जो जीरोस आया था वो क्या आया था, x = 4 है ना, और एक जो जीरोस आपके पास आया था x = -2। इसको जब मैंने सॉल्व किया था तो यही जीरोस आया था। इसको आप भी सॉल्व कर लेना दोबारा, वो तो मैंने रब कर दिया, नहीं तो साथ साथ में आपको दिखाती, ये आ गया था। अब आपको क्या करना है, इसमें चेक करना है कि क्या ये हमें फिर से इक्वेशन मिलने वाला है। तो देखो सम ऑफ जीरोस मतलब इन दोनों को प्लस करोगे, लिखती हूँ मैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। अब यहाँ देखो सम ऑफ जीरोस मतलब क्या करोगे, 4 + -2। 4 + -2 अगर आप करते हैं तो 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2। और ये इसको हम किसके इक्वल्स डालेंगे, -b/a के इक्वल। तो यहाँ से अगर आप देखिए तो b की वैल्यू क्या आ रही है, -2, और a इसके नीचे 1 किसी के भी डिनोमिनेटर में रख सकते हैं, तो a की वैल्यू क्या आ रही है, 1। ठीक है, अब मैं आगे आपको बताती हूँ कि क्या ये जो हमारा आंसर आया है वो कैसे इसको सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ तक आए तो आपने देख लिया। अब देखिए इक्वेशन क्या था, x² - 2x और -8। अब देखो b की वैल्यू, अब मैंने आपको इनिशियली ही बताया था कि ये जो है ये a को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो है b को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो है वो c को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ से a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -2 और c की वैल्यू -8। अब ये देखो आपने जो निकाला है वो भी क्या सही है, b की वैल्यू क्या निकाला है, -2,
सी की वैल्यू, ए की वैल्यू क्या निकाला है 1। इसी इक्वेशन से आपने जीरोस निकाला और जब जीरोस में ये वाला फॉर्मूला पुट किया तो आपको क्या वैल्यू मिल रही है ये। अब हमें क्या आगे पुट करना है, ये सम ऑफ जीरोस से आपको ए और बी की वैल्यू मिल गई। अब सी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जो भी जीरोस आया तो जीरोस क्या आया था 4 और -2, इन दोनों को पुट कीजिए और ये किसके बराबर आता है, ये फॉर्मूला क्या कहता है, c बाय ए के बराबर। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 रखते हैं, 4 × 2 क्या आ जाएगा 8 और माइनस साइन के साथ और 1। तो यहाँ से आप देखेंगे कि c की वैल्यू किसके बराबर आ गई, -8 के बराबर। तो यही तो था क्वेश्चन में, c की वैल्यू -8, b की वैल्यू -2 और a की वैल्यू 1। यही हमें सेटिस्फाई करके दिखाना होता है। अगर ये दो वैल्यू दी गई होती है तो इससे हमें ये जो पॉलिनोमियल है ये फाइंड आउट करना होता है। तो लास्ट क्वेश्चन इसी का एक और एक्सरसाइज 2.2 का सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करेंगे। तो सेकेंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज अ सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। ज़्यादा बेहतर होगा कि आप PDF जरूर रखें तो आपको भी समझ आएगा, या फिर बुक रखें, क्योंकि मैं क्वेश्चन तो लिख नहीं रही हूँ। ठीक है, क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि जो सम ऑफ जीरोस है, जीरोस हमें दिए गए हैं, एक जीरो है क्या 1/4 और दूसरा दिया गया है -1 और आपको कहा गया है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करें। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हो सकता है पेपर में आपको दो जीरोस दिए गए हो और उससे आपको क्या पता करना हो, पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपको पता है कि अगर हम दोनों जीरो को प्लस कर देते हैं तो वो किसके इक्वल आता है, -b/a के इक्वल। अब यहाँ इन दोनों को प्लस करो, 1/4 प्लस -1, इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/4 -1, एलसीएम लिया क्या आ गया 4, ये 1 - 4 विच इज इक्वल्स टू व्हाट -3/4 और ये किसके बराबर हमें दिया गया है b/a के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर इस माइनस को और इस माइनस को कैंसिल कर दे तो b की वैल्यू क्या आ गई 3 और a की वैल्यू क्या आ गई 4। तो यहाँ तक तो आपने निकाल लिया। अब दूसरा जो रिलेशन होता है वो क्या कहता है कि अगर आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते हो, अल्फा इंटू बीटा करते हो तो वो c/a के बराबर होता है। अल्फा क्या है, पहला जीरो 1/4 इंटू -1, तो ये किसके बराबर आने वाला है 1 इंटू -1 इज -1/4 इक्वल्स टू c/a। तो a की वैल्यू 4 के बराबर जो कि हम लिख चुके हैं और c की वैल्यू -1 के बराबर। तो आपने ये ABC निकाल लिया। जैसे ही ABC निकाला अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c बराबर 0। ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हो सकता है क्वेश्चन में डायरेक्टली आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो यही होता है। इसे नोट डाउन कर लेंगे आप। ठीक है, अब यहाँ वैल्यू पुट कीजिए। a की वैल्यू क्या आई है 4, तो यहाँ पुट कर देंगे 4x²। b की वैल्यू क्या आई है 3, तो 3x और c की वैल्यू क्या आई है -1 इक्वल्स टू 0। तो जब कभी भी जीरोस दिया गया होगा तो उससे आप पॉलिनोमियल इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट क्या कंप्लीटली डन हो गया। एक लास्ट सिर्फ रिलेशन, जब हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया गया हो तो उसका एक रिलेशन लिखती हूँ, बस 2 मिनट, इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट और फिर आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं। तो जब क्यूबिक पॉलिनोमियल का केस आता है तो हम कौन से फॉर्मूले को यूज करते हैं। जैसे क्वाड्रेटिक में आपने देखा कि कितने जीरोस निकल रहे थे 2, और क्यूबिक के केस में जो जीरोस निकलते हैं वो 3 होंगे, 3 रूट आएगा। ठीक है, तो इसके लिए जो होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, 3 जीरोस है 1 2 और 3, और ये अगेन उसी तरीके से होता है -b/a। जैसे इन दोनों को प्लस करके -b/a आ रहा था तो यहाँ पे इन तीनों को प्लस करके -b/a, और अब जो प्रोडक्ट लेंगे वो क्या होगा अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, और अब क्या बच गया गामा इंटू अल्फा, और ये भी किसके इक्वल आएगा c/a के इक्वल, जैसे कि आप प्रोडक्ट को निकाल रहे थे c/a।
लास्ट एक और टर्म इसमें जो आता है दैट इज अल्फा बीटा इंटू गामा, जो कि आपका माइनस डी बाई ए के इक्वल्स होता है। ये रहा आपका, आप कह सकते हो कि क्यूबिक के लिए केस। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो क्या है, आपको मिलेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ एनसीईआरटी में। आप क्वेश्चन सॉल्व करना, कहीं डाउट हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं फर्दर इसको सॉल्व करवा दूंगी। और अगर वीडियो लंबी बन चुकी है तभी आपको देखना ही है, क्योंकि आपको एग्जाम क्रैक करना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करें, सो डेट मैक्सिमम लोगों को इस वीडियो के थ्रू बेनिफिट मिल पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू ऑल।